नमस्कार दोस्तों, अवनी न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। अवनी न्यूज़ एक्सप्रेस आपके सामने हर बार नए नए सामाजिक मुद्दों को लेकर आपके सामने आती है ताकि समाज में शांति बहाल हो। तो आज हम ऐसे ही एक नए विषय के साथ आपके सामने आए हैं जिसमें हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश के जो रक्षक हैं, एक्स सर्विसमैन, एक्स फ़ौजियों से। एक्स फ़ौजी अपनी सारी ज़िंदगी जो है अपने देश के लिए लगा देता है, लेकिन जब वो रिटायर होकर अपने घर, अपने गांव वापस आता है तब उसको वो सम्मान और वो रुतबा नहीं मिल पाता जिसके लिए उसने सपने देखे थे या जिसके लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी। तो आइए ऐसे ही कुछ फ़ौजियों से मिलते हैं जिनकी व्यथा हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं। नारायण अंकुश है, प्रदेशाध्यक्ष माजी सैनिक आघाड़ी महाराष्ट्र राज्य। मैं महाराष्ट्र के 1.5 करोड़ सैनिक परिवार का नेतृत्व कर रहा हूँ। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि सैनिक के ऊपर बहुत अन्य अत्याचार हो रहे हैं। उसके लिए कोई सरकार उसके ऊपर कोई ठोस पाउल नहीं उठा रही है। तो मैं सरकार को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप जो भी सैनिकों की समस्या है वो समस्या सॉल्व करने का प्रयास करें। जो सैनिकों ने अपनी पूरी लाइफ की महत्वपूर्ण दिन अपने देश के लिए दिया हुआ है, उन्हीं सैनिकों को जब आपने सिविल जीवन में आने के बाद बहुत सारे कठिनाई की परिस्थितियों का चुनाव करना पड़ रहा है, सामने जाना पड़ रहा है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ सरकार को कि हम सैनिक है, हमारा काम है देश की सेवा करना। हमें राजकारण में आने का कोई शौक नहीं है और ना हम आना चाहते हैं। पर यदि ज़रा आपने सैनिकों को नज़रअंदाज किया तो मैं एक ही कहना चाहूँगा, ना भ्रष्टाचार, ना दुराचार, ना अत्याचार। अब की बार सैनिक, शेतकरी, सर्वसामान्य का सरकार आएगा और उस सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्वप्न का एक देश होने वाला है, वो देश सैनिक तैयार करेंगे। मैं यही कहूँगा सरकार को, जो हमारा ORP में जो विसंगति है वो विसंगति हमारी दूर किया जाए। हमारे जवान और अधिकारी के बीच में बहुत बड़ी मतभेद किया हुआ है, विसंगति किया हुआ है, उसको समाप्त करने का काम सरकार का है। तो उन्होंने जल्दी से जल्दी करना चाहिए और हमें भी अपना स्वाभिमान से जीने का एक रास्ता देना चाहिए। और यदि जर नहीं दिया तो जिस सैनिकों के बदौलत पे आज सरकार खड़ी है, जिस 1.5 करोड़ सैनिक परिवार के बदौलत पे सरकार खड़ी हुई है, तो वही कल सैनिक पूरे सरकार के विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे और फिर दूसरा कोई हमारे पास विकल्प ही नहीं बचेगा कि जिन्होंने अपना लहू इस देश के लिए दिया हुआ है, तो इस तिरंगे के लिए, इस देश के पूरे नागरिकों के लिए, महाराष्ट्र की पूरी जनता के लिए हमें राजकारण में, राजनीति में आके अगला चुनाव लड़के इस जनता के लिए सरकार देना ही पड़ेगा। तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड है। अभी सैनिकों की समस्या का हल निकालते हैं या हमें राजकारण में आने के लिए विवश करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, समस्याएं तो बहुत हैं और कुछ समस्याओं के बारे में हम आइए जानते हैं और अपने फौजी भाइयों से। जय हिंद सर, मैं दिगे संपत, माजी सैनिक। अभी हमारे नेता नारायण अंकुश साहब ने जो भी बताया वो बिल्कुल सही बताया। और जो गाँवगुंड अभी जो माजी सैनिक के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, मार पिटाई करते हैं, इन लोगों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक नया कानून बनाना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ऐसा है सर कि जैसे जो अपना टीचर्स है महाराष्ट्र के अंदर, उनके लिए 1.5 लाख टीचर है, उनके लिए 7 MLA है। तो माजी सैनिक 4.5 लाख है, तो उनके लिए क्यों ना हमारे MLA होना चाहिए। तो सरकार ने इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। जय हिंद। नमस्कार। कुछ अपना पॉइंट। नमस्कार, मैं माजी सैनिक उत्तम राव घाड़गे। अभी जो हमारे माननीय नारायण अंकुश साहब, जो हमारे नेता हैं, उन्होंने जो बताया कि आप हमें विवश ना करें राजकारण में आने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर हम इलेक्शन लड़ते हैं तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। अभी तक जो हमने अपना पूरा बलिदान देश के लिए दिया है, कीमती समय देश के लिए दिया है, देश को सुरक्षित करने के लिए दिया है, वही समय बचा हुआ जो हमारे लाइफ का जो वही समय है जो हम इस महाराष्ट्र को सुंदर बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए और जनता को न्याय दिलाने के लिए दे देंगे। और इसका पूरे का पूरा जिम्मेदार आपको जाएगा। जी, हमने देखा कि सैनिकों के रिहैबिलिटेशन का एक बहुत बड़ा मसला है, तो और सैनिक विधवाओं के बारे में भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो उसके बारे में अगर कोई कुछ रोशनी डालना चाहता है।
ये बड़े दुख के साथ एक चीज़ कहना पड़ रहा है। सैनिक अपने मातृभूमि के लिए इतना बहुमूल्य अपना टाइम देता है। अभी देश के हित के लिए सरकार ने सैनिकों की पेंशन बंद किया हुआ है। ठीक है, हमें देश के हित के लिए इसलिए हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। जो देश के लिए वो हमारे लिए है। पर आपके लिए क्यों पेंशन? एमपी एमएलए के लिए क्यों क्यों पेंशन दे रहे हो? जब आप देश के हित के लिए अगर सैनिकों की पेंशन बंद कर सकते हो तो देश के हित के लिए खासदार आमदार की भी पेंशन बंद करो। ये कौन सा भाईबंदी का आपने ये किया हुआ है? ये बिल्कुल सही नहीं है। हमने देश के हित के लिए मेरे पूरे जो अग्निवीर इनकी पेंशन आपने बंद किया हुआ है, तो हमने एक वर्ड भी नहीं कहा, क्योंकि ये देश के हित के लिए था। तो आपकी पेंशन भी बंद होनी चाहिए, वो देश के हित के लिए। तो मैं यही आदरणीय हमारे सबके चाहते अपने भारत के लाड़के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को गुजारिश करना चाहता हूँ, साहब देश के लिए जरा आपने सैनिकों की पेंशन बंद की है। आज अपना डिफेंस मॉडर्नाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। भविष्य में यही हमारी पेंशन का जो पैसा बचेगा वो देश के हित के लिए आर्मी को, नेवी को और टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च होगा। तो इसलिए हमारे लिए भी कोई हम उसका विरोध नहीं करेंगे, पर हमारा नक्की विरोध रहेगा जरा हमारे जवानों की पेंशन आपने बंद किया तो आमदार खासदार की भी पेंशन बंद करना चाहिए। तो ये दूजा भाव आप मत रखिए। धन्यवाद जी सर। आई एम मंगेश निगड़े, रिटायर्ड नेवल पेटी ऑफिसर। मैं सबसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ रिटायर्ड डिफेंस पर्सन? आज हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में एक इक्वेशन बना हुआ है। इक्वेशन ऐसा है कि एक डिफेंस पर्सनल, वो चाहे एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, आर्मी का हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो, उसका अल्टीमेट जो सॉल्यूशन बाहर निकलता है इज इक्वल टू सिक्योरिटी गार्ड। तो जब तक हम या आप लोग इस कंसेप्ट को चेंज नहीं करेंगे तब तक बदलाव नहीं होगा। आप हमारे किसी भी डिफेंस फोर्सेस के कॉलेज में चले जाइए, आपके आईआईटी से भी बेटर फैसिलिटीज और बेटर ट्रेनिंग वहाँ पे होती है। आप इन लोगों को सिक्योरिटी गार्ड से कंपेयर करते हैं रिटायर होने के बाद में, आपसे ज़्यादा नॉलेज ये रखते हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इनके पास में। और ये जब तक ये डिफरेंसेस कम नहीं होंगे तब तक ये रैशनलाइज नहीं होगा। आज हमको सिर्फ एक एक्सर्विसमैन, लेकिन हमारी इज्जत नहीं है समाज में। क्यों नहीं है? अभी जैसे अंकुश साहब ने थोड़ी देर पहले बताया था, को लेकर आपका क्या कहना है? आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट नाउ। रिहेबिलिटेशन के बारे में बात करता हूँ। अंकुश साहब ने भी जिससे बताया कि अग्निवीर का फ्यूचर क्या है, गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ सोचा है? वो अपना देश के वो जो पैसा है वो देश के टेक्नोलॉजी में, डिफेंस के टेक्नोलॉजी में यूज़ करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट आप अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखिए ना, वहाँ पे 5 इयर्स कंपलसरी मिलिट्री सर्विस मैंडेटरी है। अगर आप फिजिकली मेडिकली फिट है तो आपको 5 साल देश के लिए देना ही देना है। उसके बाद ही आप किसी भी गवर्नमेंट स्कीम्स, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल होते हो। हमारे पास ये सिस्टम क्यों नहीं है? आप बोलते हो कि हमारी सेना वीक हो रही है, हमको उसमें बहुत बदलाव लाना चाहिए। ये एक शुरुआत कीजिए। तब अग्निवीर आपने शुरू किया है, अब सभी को अग्निवीर में मैंडेट कर दीजिए सबको कि मैंडेटरी इट इज फॉर एवरीवन, एवरी सिंगल सिटीजन, वेदर इट इज अ मेल और अ फीमेल हु इज मेडिकली एंड फिजिकली फिट टू सर्व एज अग्निवीर फॉर 5 years। इसमें एक और समस्या रेज हो रही है कि पिछले कुछ दिनों में 20-22-23 साल हो गए हैं कि कारगिल का युद्ध हुआ था, तो उन शहीद जिनके पति शहीद हो गए, उन महिलाओं को अभी तक भी कोई कंपनसेशन नहीं मिल पाया। इस बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में मैं क्या कहूँ, सरकार को सोचना चाहिए, जो भी सरकार हो। आज मोदी जी की सरकार है, पिछले कोई और सरकार थी, आगे और कोई सरकार आएगी। नहीं, जैसे अंकुश साहब ने अभी ये पॉइंट रेज किया कि पेंशन सिर्फ सैनिक अग्निवीर की बंद हो रही है, क्यों? ये जितने एमएलए एमपी से बैठे हुए हैं विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए? आप कोई भी न्यूज़ चैनल पकड़ लीजिए, रोज किसी ना किसी नेता का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। एक सिविलियन जिसके अगेंस्ट में एक मामूली सी एफआईआर भी कंप्लेंट की हो किसी पुलिस स्टेशन में, ही इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। अभी मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, बट आज हमारे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में देखिए कितने क्रिमिनल्स बैठे हैं। सो वाई दे बिकम एलिजिबल? लेकिन जो सिविलियन है, जो ईमानदारी से काम करना चाहता है, किसी गलती की वजह से एक एफआईआर हो गया है, बट ही इज नॉट एलिजिबल फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। वाई? ये मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से।
रहा मुद्दा आपकी बातों का कि ये वीर माता वीर पत्नी का जो भी उनको ड्यूज़ बनता था, ये अभी तक उनको नहीं मिला। ऐसा नहीं कि हम लोग फॉलोअप नहीं किया, बट अगर सामने वाले की इच्छा ही नहीं है कि उनको कुछ देना है, तो अभी जैसे अंकुश साहब ने कहा, फिर हमको राजनीति में उतरना पड़ेगा। और जब हम राजनीति करेंगे तो सबको एक लेवल पे लेके आएंगे। धन्यवाद। हम माजी सैनिक विकास संगठना खराड़ी चंदन नगर वडगांव शेरी इस इलाके में तकरीबन हमारे संगठन के अंदर 500 माजी सैनिक एकत्रित है। हमारा सरकार से यही कहना है कि ये संगठन जब हम ओपन किया तो इतने प्रॉब्लम आ रहा है माजी सैनिकों की, कोई हमले हो रहा है सैनिकों पर, कोई किसी की जगह हड़प कर रहा है। इधर गाँवगुंड जो बैठे हैं शहरों में, ये माजी सैनिकों को बिल्कुल ही कीमत नहीं करते हैं और ये सरकार ने इनके ऊपर ख्याल करना चाहिए। माजी सैनिक उम्र के 17 साल के अंदर जाता है देश के बाउंड्री पर, वहाँ पर जवान होता है, उसके वोट पर मुझ भी नहीं होती है, तब वो वहाँ पर सेवा करता है और जब रिटायर होता है तो उसी मुझे पकी हुई होती है और उसका उम्र तकरीबन 50 साल तक आ जाता है। तो क्या ये सरकार ने हमारे लिए या सैनिक के लिए जिसने देश के ऊपर अपना पूरा उम्र घलाया, पूरी जवानी न्यौछावर की, ऐसे सैनिकों के लिए ऐसे लोगों से छुटकारा देना ये सरकार का काम है क्या नहीं है? या आप भी बोल सकते हैं न्यूज़ चैनल वाले। और मैं सभी न्यूज़ चैनल वाले के लिए बताता हूँ कि ये सैनिकों को जो ऐसे हमले होना, किसी का घर छीनना, कोई इज्जत नहीं करना, रिस्पेक्ट नहीं करना, ये सब बंद होना चाहिए। और मेरे तरफ से आगे भविष्य में कम से कम देश के नागरिकों ने भी हर जगह पर आर्मी को अच्छी तरह से रिस्पेक्ट देना चाहिए। आपको सैनिक ये 12 या 8 घंटा ड्यूटी नहीं करता है, वो 24 घंटा वहाँ का बांधा हुआ है, अपने परिवार से कभी बातचीत करने का मौका नहीं मिलता है। जब देश का सेवा करने वाला ही देश के अंदर आ जाता है तो उसके तरफ कोई ख्याल ही नहीं करते हैं। तो ये जहाँ पर भी ऑफिस में जाए या कहीं उसके प्रॉब्लम हो, उसके कुछ ऑब्स्टिकल्स है, उसको गवर्नमेंट ने मदद करनी चाहिए कि उसका प्रॉब्लम पहला दूर करना चाहिए। इतना ही मैं बोलूँगा। सर हमने अभी आपसे सुना कि 15 साल की उम्र में, जब 17 साल की उम्र में इंसान फौज को ज्वाइन कर लेता है और 30, 35, 40 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाता है। अब ये एक ऐसा टाइम होता है कि जब वो नए से नौकरी भी अच्छी कोई ज्वाइन नहीं कर सकता और नौकरियां का मिलने का मतलब सैनिकों के रिहेबिलिटेशन का बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल बराबर। हम लोग पूना में भले ही कर रहे हो, बट ये पूरे देश की समस्या है कि सैनिकों का सही तरीके से रिहेबिलिटेशन हो ही नहीं रहा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपका पॉइंट जायज़ और दुरुस्त है, क्योंकि एक सैनिक जब वहाँ से आता है तो उसका उम्र उत्तरवो में होता है। तो क्या यहाँ पर क्या होता है कि तकरीबन 30 साल का आदमी चाहिए, 40 साल का आदमी चाहिए, तो इसके पूरा उम्र तो उधर घला दिया, अपनी जवानी का पूरा उधर देश के बाउंड्री पर गया। क्या कहते हो कि उसके लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर आने के बाद ऑटोमेटिक गवर्नमेंट ने उसको पहले नौकरी देनी चाहिए अच्छी तरह से, जो कि सरकारी नौकरी ना मिले, लेकिन समाज के अंदर समाज को सुधारने के लिए ये माजी सैनिकों को अगर लगाया जाए जहाँ जगह पर, तो वहाँ पर आपका बिल्कुल 100% काम हो जाएगा। क्योंकि सैनिक ये ज़िंदगी भर ईमानदारी वफादारी से जीते आया है। तो ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है देश के अंदर, वहाँ पर थोड़ा रुकावट आ सकता है। एकदम भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, लेकिन ये सैनिक जहाँ पर अगर कंट्रोल डिटेलमेंट हुआ तो कंट्रोल आ सकता है, देश की अच्छा पॉपुलेशन आगे बढ़ सकती है। एक मुद्दा और हम लोग देखते हैं कि हमारी जो माताएं और बहनें वीरांगना हुई हैं, जिन्होंने अपने पति को खोया है या अपने बेटे को खोया है, तो उनको भी जल्दी से कंपनसेशन नहीं मिल पाता। उनको जो सरकार ने वादे किए हैं वो पूरी तरीके से वो दे नहीं पा रही है। जैसे हम कारगिल वॉर की 500 करीब वीरांगनाएं माता बहनें होंगी जिनको ऐसा सुनता हूँ। अभी उसमें आप बताएंगे कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है, तो आप उसके बारे में क्या रोशनी डालेंगे? आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सरकार ने जो रकम बोली थी वो रकम भी नहीं पूरी दी गई। और दूसरा, हर शहीद वीर नारी को 5 एकड़ ज़मीन चाहे बंजर हो वो देने का वायदा किया है। उसके लिए जीआर भी निकला है, मगर हर जगह जो सरकारी यंत्रणा है उन्होंने ऐसे बाधाएं डाली है कि उनको ज़मीनें नहीं मिली। और उससे ये संदेश गया अभी समाज में कि ये देश के लिए
खून बहाना, शहीद होना, ये तो खाली मुंह की बात है। उसका जो सैनिक के लिए जाता है उसकी बर्बादी हो जाती है। तो उसी की वजह से आज बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जिनको शादी करने के लिए लड़कियां भी नहीं मिलती है। हालांकि पहले ऐसा एक नारा था, अभी भी मेरे ख्याल से मुझे बड़ा गर्व से कहने के लिए आनंद लगता है कि पंजाब, हरियाणा हो, जो उत्तर भारत के जो बॉर्डर के राज्य हैं, उन्होंने युद्ध देखा है। साउथ के राज्यों ने युद्ध देखा नहीं है। तो उसकी वजह से युद्ध के बारे में वो क्या होता है, उससे क्या हानि होती है, उनको कुछ पता नहीं है। तो उसकी वजह से अभी पंजाब में वगैरह में क्या बोलते हैं कि बेटा हो गया तो फौज में भेजेंगे और बेटी हो गई तो फौजी को देंगे। तो अभी ये तो गलत होने हो जा रहा है ना। उसके साथ और भी होने जा रहा है कि पहले 30 करोड़ आम जनता थी और जो देश की बॉर्डर थी वो उतनी है, आज़ादी के बाद भी उतनी है। और हमारी जो लोक संख्या है, जनसंख्या है, वो 142 करोड़ हो गई, 142 करोड़ हो गई। और उस समय पैदल जाते थे तो चलो आदमियों से कवर हो गया, मगर अभी नहीं। अभी ड्रोन से हमला हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, हर कोना कोना आपको ऑब्जर्वेशन में लेना चाहिए। तो पिछले साल जो हमारे संरक्षण मंत्री है भट्टी साहब, उन्होंने राज्यसभा में भी बता दिया कि इस देश की बॉर्डर को संभालने के लिए 2,53,638 सैन्य ऑफिसर और सैनिक कम है। तो उसकी वजह से हमारे जैसे को भी चिंता हो गई, क्या होने वाला है भविष्य में, बॉर्डर संभालने के लिए आदमी मिलेंगे क्या नहीं। क्योंकि अभी क्या है, हमारी जब पैदावार हो गई तो हमको 3-3, 4-4 भाई थे, तो एक ही परिवार से भी 2-2, 3-3 जन फौज में गए तो कोई इतराज नहीं था। मगर अभी क्या हुआ है, हर परिवार में चाहे बेटी हो तो एक ही, बेटा हो तो एक ही, और जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए इसका जरूर की भी। अच्छा, समस्याएं हमने देखा कि समस्याएं बहुत सारी हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता इसमें फौजी भी कहीं थोड़ा सा कम पड़ रहा है? क्योंकि क्या आप लोगों ने कभी कोई ऐसा मास्टर प्लान सरकार को दिया? आप लोगों की भी बहुत सारी संगठनाएं हैं जो देश भर में काम कर रही हैं, क्या वो कभी एक साथ संगठित होकर सरकार को आप लोगों ने कोई मास्टर प्लान दिया? इसके बारे में क्या कहोगे? आप जो बोल रहे हैं ये जरूरत है, मगर पूरा भारत भर जो सैनिक है वो संगठित नहीं हुआ है। आप जो बोल रहे हैं संगठना है, वो भी हर इलाके में छोटी छोटी संगठना है। क्योंकि उसके लिए जो भी सैनिक परिवार में गया या देश की सेवा के लिए गया, अमीर घरानों से नहीं गया, गरीब परिवार से गया, और वो सैन्य सेवा करते करते उसके तबादले होते गए, छुट्टियों में आता जाता रहा, तो उसके पास कुछ पैसा बचा ही नहीं। तो रिटायर्ड होने के बाद उसको खुद को रिहेबिलिट करने के लिए, स्थापित करने के लिए उसी का उसमें समय चला गया। अब उसके साथ साथ वो फिर भी समाज को जुड़ते जाता है, क्योंकि उसके खून के बूंद बूंद में देश सेवा और समाज सेवा लिखा है। तो वो जुड़ने के बाद उसके पास पैसा कहाँ बचा है? ये लोगों ने करना है। लोगों ने, जैसे अब कोई जगह वक्त मिलता है, चांस मिलता है, तो कोई समूह सैनिक को सपोर्ट करेंगे। जैसे कोई जगह है चुनाव लड़ रहे सैनिक, जैसे अभी जम्मू कश्मीर के यहाँ का एक खासदार बन गया है, वो तो एक वॉर सार्जेंट था, और सबसे बढ़िया काम संसद में वही कर रहा है। तो ऐसे डेफिनेटली सैनिक भी करेगा। तो जहाँ कहीं सैनिक खड़ा होता है इलेक्शन के लिए, लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए, ना कि कोई पैसा दे रहा है या कोई दारू पिला रहा है या कोई चिकन मटन की। एक और समस्या हम लोग देखते हैं कि सैनिकों को लेकर, सैनिकों की समस्याओं को लेकर समाज भी उतना जागरूक नहीं हुआ, और जो हमारे प्रचार प्रसार माध्यम है उन्होंने भी सैनिकों की समस्याओं के बारे में बहुत ज़्यादा कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं बताया। क्या लगता है आपको, क्या रीज़न होगा? वही ना, उनके जो भ्रष्टाचार की अभी अभी सारी यंत्रणा होते जा रही है, तो उसकी वजह से उनको देश के लिए आस्था नहीं रही। स्वार्थ इतना उच्च कोटि को गया है कि आप देख रहे हैं कई जगह में जाएंगे तो पैसा देने के सिवा कुछ होता ही नहीं। और इसी के लिए आने वाले वक्त में हर सैनिक जो निवृत्त होता है, अगर उसको सरकारी कामकाज में लिया जाएगा तो जहाँ वो बैठेगा कम से कम वहाँ का इलाका, वो टेबल तो वो साफ करेगा, उतना तो करेगा। इसीलिए
अभी जो सरकार में कोई है, उन्होंने अग्निवीर की संकल्पना लाई है। तो उससे क्या हुआ, 10वीं 11वीं पास किया हुआ 18 साल पूर्ण किया हुआ लड़का फौज में जाता है, 2 मिनट में। माध्यमों को क्या संदेश देना चाहते हो, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके बारे में बताइए। प्रचार माध्यम जो है वो तो सबसे बड़ा की रोल है इनका। अगर इन्होंने नहीं किया तो जैसा मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला कि अभी की जो सरहद है, बाउंड्री है, उसको संभालने के लिए 2,53,638 संख्या में सैनिक और सैनिक अधिकारी कम है। आगे चल के और भी ये कम हो जाएगा। और हमारे देश के जो नेतागण हैं वो बोलते पीओ को भी लेंगे। अरे जो तुम्हारा अभी का है उसको संभालने के लिए आदमी कम पड़ रहे हैं, तो पीओ के भी लेंगे तो उसको संभालने के लिए कहाँ जाओगे। और तुम देश को बोल रहे हैं कि ये जग में, पूरा वर्ल्ड में हमारी महासत्ता बनेगी। अरे तुम्हारी खुद की बॉर्डर संभालने के लिए सैनिक नहीं है तो तुम वर्ल्ड में जाके कहाँ करोगे। अमेरिका जहाँ चाहे वहाँ जाके उंगली करती है, रशिया करता है, चाइना करता है, तो उनके यहाँ कानून है। हर जवान को, इजराइल में भी हर जवान को, हर नारी को फौज में कुछ साल काम करना पड़ता है। और वही योजना हमारे भारत में अग्निवीर के नाम माध्यम से लाई है। मगर उसके अगेंस्ट में भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। एक्चुअली सबसे बढ़िया ये अग्निवीर है। क्यों कि खाली 10वीं 11वीं पास किया हुआ लड़का जब आगे चल के उस कॉलेज में जा नहीं सकता है, ऐसे लड़के भी अगर अग्निवीर में जाएंगे तो उनको सरकार प्रशिक्षण देगी। महीना खाना पीना देके, कपड़ा देके, प्रशिक्षण देके सरासरी 4 साल में 35,000 रुपया तनख्वाह देगी। तो 4 साल में वो खुद का भी हर महीने में 15-20 हज़ार बचाते जाएगा। तो 4 साल के बाद उसके पास खुद के 15-20 लाख रहेंगे। 4 साल कंप्लीट होने के बाद सरकार भी उसको 10-12 लाख देने वाली है। तो 25 लाख रुपया लेके आएगा तो वो समाज में एक अलग चीज बदल देगा। क्योंकि वो आए हैं, उसके मन में देश सेवा भरी हुई है, तो देश में जहाँ भी काम करेगा वो एक भ्रष्टाचार मुक्त काम करेगा। तो वो आएगा, 25 लाख रुपया खुद के हैं, 75 लाख बैंक देगी तो 1 करोड़ का फैक्ट्री भी खोल सकता है। 25 लाख रुपया बैंक में डालेगा, वो अपना बचा हुआ शिक्षण पूरा करेगा तो वो भी यूपीएससी एमपीएससी करके हमको आगे चलकर देश सैनिक बॉर्डर संभाला हुआ कलेक्टर मिल सकता है, पुलिस कमिश्नर मिल सकता है। कोई चुनाव लड़ेगा तो आगे चल के हमारे एमएलए हो, एमपी हो, वो भी अग्निवीर मिले। और मैं तो कहता हूँ, विनती करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसको ज़्यादा बढ़ावा दो और आने वाले वक्त में ऐसा कंपलसरी करो कि जो एमएलए एमपी के लिए खड़ा रहेगा उसके परिवार से कम कोई अग्निवीर हो या वो खुद अग्निवीर हो। तो दोस्तों, हमने देखा कि समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन आज के इस एपिसोड को हम यहीं विराम देते हैं। फाइनली हम इनसे पूछ लेते हैं कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं। यही हम संदेशा देना चाहेंगे कि आपका माध्यम से ही ये हमारे पॉइंट आगे जाते हैं और ये आपने प्रोत्साहन देना है। आज तरुण पीढ़ी जो अपने देश में बैठे हैं, ये तरुण पीढ़ी को आप प्रोत्साहन दो और हम आपके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं कि ये आपके चैनल को भी हम शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। व्यूअर्स को मैं भी कहना